नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी की। भारत में भी रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे कुछ रोगियों को फायदा भी मिल रहा है। रायपुर के एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल में मरीजों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। रोबोटिक सर्जरी क्या है और इसके क्या लाभ है, किन परिस्थितियों में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की जरूरत होती है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है एमएमआई नारायणा से सीनियर कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राजेश सिन्हा। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं आपसे कि रोबोटिक सर्जरी वास्तव में होती क्या है और यह ट्रेडिशनल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कैसे अलग है। जी, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है रोबोटिक सर्जरी, तो इसमें एक रोबोट नाम का टूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं पेशेंट की सर्जरी करने के लिए। और ट्रेडिशनल या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ऐसे भिन्न है कि इसमें जो एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी के 3 कंपोनेंट होते हैं। सर्जन कंसोल्स होता है एंड पेशेंट कार्ट होता है, विजन कार्ट होता है। तो जो सर्जन्स होते हैं वो सर्जन कंसोल पर बैठते हैं और वहाँ से जो रोबोट होता है, जो पेशेंट कार्ट होता है, जो पेशेंट के ऊपर डॉक किया रहता है, उसको हम लोग गाइड करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सर्जरी करते हैं। तो एक्चुअली में रोबोटिक सर्जरी इस प्रकार की प्रक्रिया है। डॉक्टर राजेश, ट्रेडिशनल या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इन दोनों में क्या डिफरेंसेस के बारे में सर बताइए। हाँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि सर्जन जो होता है वो पेशेंट को जब हम लोग अंदर जब पोर्ट्स वगैरह बना देते हैं तो सर्जन अपने हाथ से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करता है डायरेक्टली। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि जो पेशेंट के पास रोबोट रहता है, रोबोट नाम का एक टूल रहता है जिसके मल्टीपल आर्म्स होते हैं, और वहाँ पे जैसे लैप्रोस्कोपी में पोर्ट्स बनता है वैसे यहाँ भी पोर्ट्स बनता है, बट उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रोबोटिक आर्म को हम लोग पकड़ा देते हैं, अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो। और जो सर्जन्स होता है वो सर्जन कंसोल के पर बैठते हैं और वहाँ पे एक 3D मैग्नीफाइड, बहुत ही हाई मैग्नीफाइड 3D विजन्स रहते हैं, और साथ में फिंगर्स कंट्रोलर, मतलब उसको हम लोग मास्टर कंट्रोलर बोलते हैं, जिसको हम लोग फिंगर से या थंब से कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे उस मैग्नीफाइड विजन में देखते हुए और वहाँ से हम लोग मास्टर कंट्रोलर से सर्जरी करते हैं। तो इसका कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा करने से पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट या लाभ होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम सर्जरी करते हैं तो एक तो बहुत मैग्नीफाइड 3D विजन दिखता है। 3D विजन बोले तो जैसे हम लोग नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं आम जिंदगी में, वो 3D विजन रहता है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ का भी परसेप्शन रहता है। कॉमन लैप्रोस्कोपी में हम लोग नॉर्मली 2D विजन में ही सर्जरी करते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। तो 3D विजन ऑलवेज बेटर माना जाता है, क्योंकि हमें डेप्थ चाहिए कि हमें पर्टिकुलर ऑर्गन या हमें जहाँ पे टारगेट है वो कितना डिस्टेंस पे है। दूसरा डिफरेंस ये रहता है कि ये 10 टाइम्स मैग्नीफाइड रहता है जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उससे। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी जो फाइनर डिसेक्शन करने होते हैं या कोई फाइनर स्ट्रक्चर पे काम करने होते हैं, बारीक जगह पे काम करनी होती है जहाँ पे बिल्कुल गलती गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सेकेंडली, इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल सर्जरी होती है उसके जो आर्म्स होते हैं स्ट्रेट होते हैं, मतलब उनके जॉज जो होते हैं केवल ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। इनके जो आर्म्स या रिस्ट होते हैं वो काफ़ी ह्यूमन रिस्ट की तरह ऑलमोस्ट सिमुलेट करते हैं, मतलब जैसे इसमें मल्टीपल जॉइंट्स हैं हमारे फिंगर में, रिस्ट पे, इसी तरीके से वहाँ भी जॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके से एंगल में घूमते हैं। ओपन क्लोज हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक रोटेट होता है और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो हमें डिफिकल्ट एंगल एंड कॉम्प्लेक्स सर्जरी जब होती है तो वहाँ पे काफ़ी लाभदायक होता है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, कई लोग ये मानते हैं या फिर जैसे कि आपने भी कहा कि इसके नाम में ही है रोबोटिक सर्जरी। लोगों का ये मानना है कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब है कि रोबोट सारा काम करते हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि इस तकनीक में सर्जन की क्या भूमिका होती है? जी, एक बहुत कॉमन मिथ भी है कि आम पब्लिक को लगता है कि रोबोट सर्जरी कर रहा है तो सर्जन का क्या रोल है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बिना सर्जन के कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम लोग किसी भी टेक्निक में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसी तरह से रोबोटिक सर्जरी हम लोग रोबोट का यूज़ करते हैं, बट सर्जरी तो सर्जन द्वारा ही करी जाती है। जैसे मैंने बताया कि मास्टर कंसोल में बैठ के हम लोग सारा कंट्रोल करते हैं मशीन्स को, जो रोबोटिक मशीन्स हैं, रोबोटिक आर्म्स होते हैं। तो अगर सर्जन को ही सारा काम करना है, सर्जन्स को ही सारी नॉलेज पता होनी चाहिए कि किस स्टेप्स क्या है सर्जरी के, कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किसको किस तरह से बचते हुए क्या निकालना है, क्या अंदर छोड़ना है, क्या बचाना है। तो सारा कंट्रोल जो है
सर्जन के हाथ में ही होता है। रोबोट अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, एक बीच में एक टूल है, इसीलिए एक्चुअली ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी बोलनी चाहिए एक्चुअली में इसको तो। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, रोबोटिक सर्जरी का उपयोग किन बीमारियों या स्थितियों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी के क्षेत्र में कैसे लागू होती है? जी, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहीं भी लागू हो सकती है, उसी तरह से रोबोटिक सर्जरी भी कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आमतौर में ज़्यादातर जो इसका यूज़ है अभी के डेट में वो गैस्ट्रो जीआई सर्जरी में ज़्यादा यूज है, जिसमें कि हम लोग हर्निया की सर्जरी करते हैं, गॉल ब्लैडर की करते हैं, या एडवांस स्प्लीन की सर्जरी करते हैं, या जो कोलोन या इंटेस्टाइन की सर्जरी करते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। और इसके अलावा कैंसर सर्जरी में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। यूरोलॉजी के फील्ड में भी काफ़ी, प्रोस्टेट वगैरह की सर्जरी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गायनी में या गायनी अंकों में जहाँ पे यूट्रस की सर्जरी या कुछ कैंसर की सर्जरी करनी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और कार्डियक सर्जरी में भी इसका यूज है। तो ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग है और कहाँ सब जगह पे इसके बेनिफिट्स हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होता जा रहा है। और ये दिन ब दिन इसकी जो उपयोगिता है या जो यूज़ है सब जगह बढ़ती जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि कई सारे प्रॉफिट हैं इस सर्जरी के, क्या कुछ ऐसे मामले या कह सकते हैं क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां रोबोटिक सर्जरी विशेष रूप से लाभदायक होती है, या इसे प्राथमिक विकल्प ही माना जाता है? जी, रोबोटिक सर्जरी देखा जाए तो जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जैसे कि कैंसर की सर्जरी है या डिफ़िकल्ट जीआई के केस में अगर ऐसी सर्जरी जो कि डिफ़िकल्ट एंगल में करनी है, जैसे हाइटस हर्निया हो गया, या अगर प्रोस्टेट की सर्जरी है जहाँ पे रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करते हैं, वहाँ पे रोबोटिक बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है क्योंकि उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मेनली जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो गई, तो जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है उसमें विशेष रूप से इसका ज़्यादा यूज है और वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ये तो बात होगी बेनिफिट्स की, प्रॉफिट्स की, लेकिन रोबोटिक सर्जरी को लेकर कई मिथक भी हैं, जैसे यह जोखिम भरी होती है। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप बताइए कि आप कौन कौन से आम गलतफहमियां हैं जो दूर करना चाहेंगे? नहीं, जोखिम तो देखो, जैसे हर सर्जरी में कोई ना कोई जोखिम होता है, तो वो एक प्रोसीजर रिलेटेड जोखिम रहता है। वो तो हर बार चाहे हम ओपन करें या लैब करें या रोबोटिक करें, वो एक जो इनहेरेंट नेचर है किसी भी सर्जरी का या उसका एक पार्ट है, वो तो थोड़ा रिस्क रहता है। बट अगर सर्जन एक्सपीरियंस्ड है तो ये सब रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्पेशली रोबोट का कोई ऐसा नहीं है कि रोबोटिक की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने जैसे बताया कि रोबोटिक सर्जरी को अल्टीमेटली हैंडल तो सर्जन ही कर रहा है, तो सर्जन शुड बी एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2, उनको चूंकि ये नया टूल है, नया इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज, थोड़ी ट्रेनिंग या उसके बारे में जानकारी जरूरी है। अगर वो सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने रोबोट को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन अलग से स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन रोबोटिक के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो कई सारे भ्रम है जो आपने दूर कर दी। डॉक्टर राजेश, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी बहुत ही महंगी है, और कहीं ना कहीं अगर आप भी किसी पेशेंट को ये सलाह देंगे कि उन्हें रोबोटिक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है, आगे उन्हें करानी है, तो उनके जहन में भी पहला सवाल यही होता होगा कि ये कितनी खतरनाक होती है, डेंजरस तो नहीं होती है, या फिर इसमें कितना खर्चा आता है। क्या ये सच है, और अन्य सर्जिकल तकनीकों की तुलना में इसमें कितना खर्चा और कैसा आता है, जरा बताइए। नहीं, पहला तो डेंजरस तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैंने बताया कि बिल्कुल सेफ है और ज़्यादातर सेफ है, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, अंदर से विजन काफ़ी अच्छा है, आपके मूवमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मैन्युवरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बल्कि ज़्यादा सेफ बनाता है। तो डेंजरस तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, आपने पूछा कॉस्ट, तो कॉस्ट इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है, क्योंकि एक तो मशीन की कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा रहती है। इट वेरीज फ्रॉम 8 करोड़ टू 17-18 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन क्या मॉडल हम ले रहे हैं और किस कंपनी को ले रहे हैं। जैसे कि डा विंसी सबसे बड़ी कंपनी है रोबोट के क्षेत्र में, और इन्होंने काफ़ी सालों तक, वर्षों तक इसमें काफ़ी काम किया और डेवलपमेंट किया है, तो अभी तो काफ़ी एडवांस हो गए हैं। जो हमारे पास भी वही डा विंसी मशीन ही है, तो इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर जो इनका एक इंस्ट्रूमेंट्स का जो कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी महंगा रहता है। तो अगर हम ऐसे ऑन एवरेज जोड़ें तो जो हम नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उससे कम से कम 70-80,000 एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट है, वो तो पेशेंट को कहीं ना कहीं से बेयर करना पड़ता है। बट हम इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे, कॉस्ट ही खाली हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हेल्थ के मामले खासकर हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा है, वहाँ पे कॉस्ट की बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन होती है, जो कि आमतौर पे शायद कभी वो मोबाइल लेने जाए या कार लेने जाए तो शायद उतना डिस्कशन नहीं होता है, हेल्थ में ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉस्ट जरूर थोड़ा ज़्यादा है, बट उसके बेनिफिट्स अगर देखते हुए अपन अगर इसको सोचें तो शायद वो कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा।
बिल्कुल, अपने हेल्थ के लिहाज से अगर देखें तो कॉस्ट उतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि हम बाकी चीजों में जो है वो शॉपिंग करने से पहले इतना नहीं सोचते जितना अपने हेल्थ को लेकर सोचते हैं। एक आपने राहत की बात ही बताई डॉक्टर राजेश की, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, ये सबसे बड़ी राहत की बात थी। आपसे भी सब बनना चाहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है और इसे इतना सटीक क्या बनाता है? जी, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहला तो इसमें जो बेनिफिट है या जो सबसे अच्छा बात है वो है 3D एंड मैग्नीफाइड विजन। आप ऐसे समझिए कि अगर हम कोई नॉर्मल जो चीज़ देखते हैं अपने नेकेड आई से, उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा इनलार्ज व्यू दिखता है और प्लस 3D दिखता है। तो नंबर 1 एक बहुत सेफ बनाता है और सर्जरी को आसान बनाता है, प्लस रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया वो काफ़ी अच्छा बनाता है इसको। थर्डली, पेशेंट को इसमें पेन कम होता है। पेन अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कम होता है, हालांकि होल ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, फिर भी कम होता है क्योंकि वहाँ की जो मूवमेंट होती है वो अंदर जाके एब्डोमेन में रिस्ट की वजह से होती है, और जो लेप्रोस्कोपी करते हैं तो वो एब्डोमेन वॉल पे मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से उसमें पेन ज़्यादा होता है। तो सेफ तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। और क्या था आपका सवाल नेक्स्ट? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे कि अगर हमेशा देखते हैं कि जैसे लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो डर भी जाते हैं, और इतना सटीक कि आपने बताया कि इसका प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर होता है, आसान होता है, तो इतना सटीक इसे क्या बनाता है? हाँ, वो सटीक इसीलिए बनाता है, जो एक तो विजन हो गया, दूसरा रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, प्लस तो उसकी वजह से जो प्रिसीजन है सर्जरी की वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी मतलब जो हम करना चाहते हैं वो काफ़ी प्रिसीजन से करते हैं बनिस्बत कि हम अगर हम ओपन करें या हम लेप्रोस्कोपी से करें। तो ये जो इनके जो इनहेरेंट जो इनके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रिसीजन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। और बिल्कुल ही इसमें कोई डेंजरस कोई चीज़ नहीं है कि रोबोट कोई बहुत बड़ा मशीन वहाँ पे लग गया है तो पेशेंट को कुछ कर देगा, बिकॉज अपने आप रोबोट कुछ नहीं कर सकता, वो जो भी करना है वो हम ही करना है। डॉक्टर राजेश, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, इसलिए रोबोटिक्स का उपयोग करने के लिए एक सर्जन को किस किस तरह के प्रशिक्षण या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है? हाँ, इसमें देखो, सर्जरी तो जो हमें स्टेप्स रहते हैं, जो हमें एक्चुअल जो सर्जिकल स्टेप्स हैं, वो तो हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं, कि वो हमने काफ़ी साल 20-25 साल पहले ट्रेनिंग जब पीजी कर रहे थे तभी से सीख लिया और इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसमें कोई ट्रेनिंग की ना ज़रूरत है ना हमें वो ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि ये जो मशीन है उस मशीन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह के मूवमेंट करने हैं, क्या डिफरेंसेस थोड़े से जो अपने को लेप्रोस्कोपी सर्जरी से रहते हैं वो सीखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें अनलर्न भी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसमें एक कंपनी की तरफ से कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, पहले इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, फिर बाद में और जगह दूसरी जगह ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं, लैब में ट्रेनिंग देते हैं, तो वो मशीन की ट्रेनिंग होती है। एक्चुअली सर्जिकल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बिल्कुल, तो मशीन का भी इससे भरपूर योगदान होता है, यही कारण है कि उससे भी ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। डॉक्टर राजेश, अगर बात करें तो सर्जरी के कई ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, ट्रेडिशनल तरीकों की तुलना में मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी के मुख्य लाभ क्या है? हाँ, जैसा मैंने बताया कि पेशेंट के लिए जो बेनिफिट है, चूँकि इसमें फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से पेशेंट की सर्जरी काफ़ी सेफ हो जाती है। दूसरा, पेशेंट को यहाँ पे पेन कम होता है जहाँ पे हम लोग होल बनाते हैं या पोर्ट्स बनाते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि सेफ़ है, तो सेफ्टी इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें ट्रेमर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन पे बैठे हैं और वहाँ पे जो आर्म्स है एक्चुअली उसके थ्रू काम कर रहे हैं, तो चूँकि मशीन है तो उसमें कोई ट्रेमर नहीं होता है, ट्रेमर फिल्ट्रेशन होता है इनफैक्ट। तो ये सब सर्जरी, ये सब जो फीचर्स है इसकी वजह से पेशेंट को सर्जरी जो होती है काफ़ी सेफ होती है। पेशेंट का ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट की अर्ली रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और पेशेंट जल्दी घर चले जाता है, और उस वजह से पेशेंट अपने जल्दी काम पे जा सकता है, तो उसका वर्क लॉस भी कम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका फाइनेंशियल लॉस भी कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट वहाँ पे भी ऑफसेट हो जाता है। डॉक्टर राजेश, रोबोटिक सर्जरी में जो जटिलताएं होती है उनके बारे में जरा बताइए, अगर कम होती है तो कैसे कम होती है? जटिलताएं, शायद आपका सवाल कॉम्प्लिकेशन से है, तो मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन जो एक सर्जरी का, हमारा फील्ड का एक इनहेरेंट नेचर है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कभी कभी, बट मैंने जैसा बताया कि रोबोटिक सर्जरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर सर्जन अच्छा है, सर्जन के पास एक्सपीरियंस है और उसने रोबोटिक मशीन के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग ली है, कुछ समय उस पर गुजारा है, कुछ समय उन्होंने लैब में या ऐसे प्रैक्टिस करी है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक अगर हम रोबोटिक के बारे में बात करें तो।
बिल्कुल डॉक्टर राजेश, इसके पहले आपने बताया कि कौन से ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं या ऐसे मामले हैं जहां पर रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या कोई ऐसे विशिष्ट मामले या मरीजों की स्थितियां हैं जहां रोबोटिक सर्जरी की सलाह आप नहीं देंगे? जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक अगेन कोई नहीं है कि इस तरह की बीमारी में नहीं है। पेशेंट की कंडीशन पे कई बार डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पेशेंट बहुत सीरियस है, बहुत पेशेंट का शॉक मतलब उनकी ब्लड प्रेशर है, हेमोडायनेमिक काफ़ी अनस्टेबल पेशेंट है, या पेशेंट की कार्डिक कंडीशन ऐसी है कि हम अंदर इंसफलेट गैस नहीं कर सकते, जो कि लेप्रोस्कोपी भी हम लोग कई बार नहीं कर पाते। पेशेंट की लंग बहुत ख़राब है, या पेशेंट की बहुत ही डायर इमरजेंसी सर्जरी है जो कि बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो आर्म्स होते हैं उसको डॉक करना पड़ता है पेशेंट के ऊपर। उसमें कुछ मिनट्स 10 मिनट लग जाते हैं, अनडॉक करने में भी 5 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हमें वो टाइम सेव करना है तो इस तरह की अगर सिचुएशन रहती है तो हम रोबोटिक नहीं करते। बट मोर और लेस अगर पेशेंट प्लानिंग में है तो सभी केस में कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, रोबोटिक सर्जरी को अक्सर उच्च स्तरीय अस्पतालों से जोड़ा जाता है, क्या यह भारत में विशेष रूप से या फिर हमारे क्षेत्र में ज़्यादा सुलभ हो रही है? जी, मैंने देखा है कि कभी लास्ट 5 ईयर्स में इसकी सडन एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है, स्पेशली इंडिया में। यूएस में तो काफ़ी सालों से चल ही रहा है, दूसरे और भी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये इंडिया में भी करीब 5-6 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। और पहले तो काफ़ी जो मेट्रो सिटीज़ होते थे या बड़े बड़े शहर, उनमें भी जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते थे वही लोग अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन लास्ट 5 ईयर में क्या हुआ है कि एक तो बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, तो ऑलरेडी कंपटीशन की वजह से प्राइसेस डाउन हुए हैं। दूसरा, जो डाइवेंसी कंपनी थी उनके जो पेटेंट्स भी बहुत सारे कम हो गए। तो इन सब वजहों से एक तो प्राइस कम हुआ है, दूसरा यूज़ जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्वियसली इनकी प्राइस डाउन होनी है, जैसे किसी भी फील्ड में होता है। अगर बहुत कम जगह यूज होंगे तो और उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी प्राइस के, क्योंकि उनकी कॉस्ट निकलती रहेगी कंपनी की, तो प्राइसेस भी कम होने लग गए। और अब तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर शहर में 1-2, जैसे रायपुर में भी हमारे 3-4 आपके रोबोटिक मशीन्स मिल जाएंगे। तो अब तो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लग गया, और धीरे धीरे इसका उपयोग काफ़ी बढ़ रहा है। और आने वाला फ्यूचर मेरे को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी का ही है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, फ्यूचर की बात आपने किसी से जुड़ा, मेरा अगला भी सवाल है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अगर बात करें या फिर कहें कि मेडिकल की फील्ड में रोबोटिक सर्जरी का आपको आगे क्या भविष्य दिखता है? क्या आप इसे अधिकांश सर्जरी के लिए एक मापदंड के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने जब पढ़ाई करी तो हम उस समय ओपन का ज़माना था, ओपन सर्जरी होती थी, लेप्रोस्कोपी जस्ट स्टार्ट हुई थी। फिर हम लोग जब बाहर आए प्रैक्टिस में तो धीरे धीरे लेप्रोस्कोपी हम लोगों ने पिकअप किया। तो लेप्रोस्कोपी यही स्टेज में था जब आज जो रोबोटिक स्टेज में सर्जरी इस स्टेज में है। तो लेप्रोस्कोपी 25-30 साल में अब ऐसा हो गया कि कोई पूछता नहीं कि आप ओपन करेंगे कि लैब करेंगे। तो अब मतलब ही हो गया कि आपको लेप्रोस्कोपी से करना है, जहाँ नहीं करना हम बता देते हैं, अदरवाइज इट इज़ माना जाता है कि भाई लेप्रोस्कोपी करेंगे। वही अभी रोबोटिक है, आने वाले 10 साल में 15 साल में आई थिंक रोबोटिक सर्जरी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे लैब के बेनिफिट ओपन के ऊपर थे, तो रोबोटिक के बेनिफिट भी कुछ हैं जो कि लेप्रोस्कोपी से ऊपर है। तो ऑब्वियसली जब पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा पॉपुलर होगा और ज़्यादा यूज़ होगा। तो फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है अगर रोबोटिक सर्जरी फील्ड की बात करी जाए, क्योंकि इसको पेशेंट और पब्लिक को और होल सोसाइटी को फ़ायदा है। एक ही चीज़ जो इसमें डिटरेंट है वो है कॉस्ट। तो जैसे मैंने बताया, कॉस्ट भी पहले से धीरे धीरे कम हुआ है, और कॉस्ट मेरा उम्मीद है कि जैसे जैसे यूज़ बढ़ेगा तो कॉस्ट भी कम होगा। तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग और बढ़ने वाला है। ऑलरेडी जो पहले 5 साल पहले 2%, 5% होते थे, आजकल टोटल 20% जो सर्जरी हो रही है रोबोटिक से हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको रोबोटिक सर्जरी की पूरी जानकारी और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ होती है, लेकिन जैसे अगर आप किसी पेशेंट को बताते हैं कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी, जरूरत पड़ सकती है, तो उनके एग्जाम में कई सवाल आते हैं। जो पेशेंट जो है जो सर्जरी पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वो आशंकित महसूस कर रहे हैं, उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो कराएं या फिर नहीं कराएं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो उनको जो भी उनकी भ्रम है, जैसे कि रोबोट सर्जरी करता है, वो सब उस तरह के भ्रम को दूर करना होता है। फिर उनको लगता है बाहर कोई भारी भरकम मशीन है, अपने आप तो कुछ नहीं करने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सारी जो है इनको जो उनके मन में वहम है या जो क्वेरीज है उनको हमें दूर करना पड़ता है कि इट इज़ टोटली सेफ। उनके जो एडवांटेजेस जैसे मैंने अभी टॉक के दौरान बताया वो सारे में उनको एक्सप्लेन करते हैं।
केवल एक ही जगह प्रॉब्लम होती है, अगेन वो रहती है कॉस्ट। तो फिर मैं उनको समझाएंगे कि भाई कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट इसे क्या बेनिफिट्स है, तो पेशेंट भी मान जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग को कुछ मैनेजमेंट की तरफ से बात करके डिस्काउंट वगैरह का भी प्रोविज़न करते हैं। तो पेशेंट को ये बोलना चाहूँगा कि आशंकित बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके फ़ायदे के लिए है, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। और जहाँ तक हम लोग मदद करने की बात है तो कोशिश करते हैं कि हमें समय समय पर अगर पेशेंट उतना फंडिंग नहीं है तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं से उसको हेल्प करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर राजेश, तो मुझे भी लगता है अगर इतनी अच्छी तकनीक हमारे पास है तो हमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर राजेश, ये तो बात होगी रोबोटिक सर्जरी की, लेकिन अगर बात करें MMI नारायणा की, तो यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी के लिए क्या सुविधाएं हैं? जी, हमारे ऑलरेडी MMI नारायणा जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे पहले भी काफ़ी एडवांस मशीन, एडवांस टूल्स एंड सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो कि काफ़ी हमें मदद करते हैं एक सपोर्ट के तौर पे। अब इसमें डाविंसी जो मशीन है, जो मैंने बताया वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी है, उनकी मशीन है हमारे पास। तो सारी सुविधाएं हैं और सारे बैकअप्स हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे हमें टेंशन नहीं होती कोई सर्जरी करने में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सपोर्ट स्टाफ काफ़ी अच्छा है, टीम काफ़ी अच्छा है, दूसरे डॉक्टरों की टीम काफ़ी अच्छी है, मशीन्स हमारे पास एडवांस हैं, तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। तो पेशेंट बिना झिझक के, बिना डर के आ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपने कहा कि MMI नारायणा में पूरी सुविधाएं, तो हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर उन्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, ये सर्जरी करानी, तो एक बार जरूर संपर्क करें। डॉक्टर राजेश, आगे भी इस टॉपिक पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी, इसलिए अंत में हमारे दर्शकों को सेहत से जुड़े कुछ एडवाइस दे दीजिए। हाँ, मतलब अगर जनरल एडवाइस की बात करें तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले हिंदुस्तान में एक बड़ी टेंडेंसी है बीमारियों को आज ही एक हमारे पास पेशेंट आया, उनको हर्निया था, वो 2 साल से हर्निया लेके घूम रहे, उनको हर्निया फंस भी गया बीच में। अब उनको लगता है कि हर्निया तकलीफ नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या तकलीफ का वेट करना चाहते हो। मैंने उनको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि अगर आपके हार्ट में, मान लीजिए आपने एंजियोग्राफी कराया, किसी वजह से आपको हार्ट में ब्लॉक है, अब तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत एंजियोप्लास्टी कराते हैं, हार्ट अटैक आने का वेट नहीं करते। उसी तरीके से आपको कोई भी बीमारी है, हर्निया है या गॉलब्लैडर में स्टोन है, तो आप उससे कॉम्प्लिकेशन का वेट क्यों कर रहे हैं? तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और अगर वो कहते हैं कि भाई इसका इलाज ये है, ऑपरेशन है या कुछ और है, तो आप उनको तुरंत सलाह दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान में एक टेंडेंसी रहती है, हेल्थ को बहुत पीछे रखते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, बट हेल्थ को थोड़ा सा पीछे धकेल देते हैं। तो प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए कभी कभी काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपने कहा कि सही समय पर, सही वक्त पर सही इलाज होने से हम सभी बीमारियों से दूर हो सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में इतनी सारी जानकारी हमसे शेयर की, कई भ्रम थे जिसे आपने दूर किया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप भी अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।